नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए सेमीफाइनल में विराट विजयी, भारतीय टीम चौथी बार विश्व कप की फाइनल में पहुंची है। तीसरी बार ट्रॉफी जीतने से एक कदम दूर है भारत, 2 बार हम लोग जीत चुके हैं। भक्त आगे निकला तो मुस्कुराए भगवान। कोहली ने सचिन के घर में उनके 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा और वनडे में 50 सैकड़े लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। देख रहे हैं आप लोग। ये आप देखिए शतक की बात करें तो 50 बल्लेबाज विराट कोहली ने 279 पारी, और आप देखते हैं कि 49 सचिन तेंदुलकर ने 452 पारी खेली और 31 शतक रोहित शर्मा ने 253 पारी और 30 रिंकी पोटिंग, ये आप देखिए 365 इसमें, और 28 सनत जयसूर्या ने 433 पारी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब आप देखिए फाइनल में होने दीजिए कौन जीतता है, मालूम चल जाएगा आप लोगों को। देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं कि 1983 में जब हमने पहली बार विश्व कप जीतकर क्रिकेट की नई गाथा लिखी थी, और सचिन ने इसी मैदान में 15 नवंबर 2013 को एक आखिरी बार वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भारत के लिए बल्लेबाजी की थी, ये भी याद रखिएगा। और आईसीसी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात होती है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 15 जून 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिल जाएगा। इसके सदस्यों की बात करें तो 108 सदस्य देश हैं इसमें। आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जनजातियों से होता रहा अन्याय, हम दिला रहे हैं हक। जनजातीय गौरव दिवस पर आप देखते हैं कि बिरसा मुंडा की जन्म स्थली से आदिवासी जनमन तक पहुंचे पीएम मोदी साहब। जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ की योजनाओं का पीएम ने किया शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत, कहा गरीबों को उनका हक दिलाएगी यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी जारी की है। विकसित भारत के लिए किसानों, गरीबों, नारी शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त बनाने का दिया मंत्र। ये आप देखिए झारखंड प्रधानमंत्री साहब गए हुए थे ना, तो वहीं की बात हो रही है। चलिए एक बार हम लोग भी झारखंड हो आते हैं। तो ये आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आप लोगों को झारखंड देखने को मिल जाएगा, और इसकी राजधानी आप लोगों को रांची देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? रांची देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए बिहार हो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। और 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, यानी कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है इसका। और आप देखेंगे कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड में विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आपका झारखंड फैला हुआ है, बिहार से अलग करके बनाया गया था ये। और आप देखते हैं कि अगर हम लोग किसान सम्मान निधि की बात करें ना, तो किसानों के लिए जो 6,000 रुपये मिलते हैं ना, उसी योजना की बात की जा रही, किसान सम्मान निधि की। और इसकी एक कब शुरू की गई थी, ये आप देखेंगे 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में आती है, और 2018 में इसमें घोषणा हुई थी इसकी। आगे निकलने की होड़ में 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 39 की मौत हुई है। एक किश्तवाड़ से जम्मू आते समय डोडा के असर में हादसा हुआ, 17 घायल। स्थानीय लोगों ने पुलिस व सेना के साथ मिलकर चलाया राहत अभियान। मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि हमेशा सावधानी से चलिए, धीमा चलिए आप लोग। कोई आपको कंपटीशन हो, हाँ कंपटीशन जीत कर आप गोल्ड मेडल नहीं ले आएंगे। देखिए अब हो गया हादसा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों का पर कल होगा मतदान। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ में पहले एक चरण में हो चुका है ना, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा में, और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को 90 सीटें देखने को मिल जाएंगी। अब आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को नीचे बताना है। दिल्ली में लैब टेक्नीशियन करता रहा सर्जरी, दम तोड़ते रहे मरीज। एक ग्रेटर कैलाश स्थित अग्रवाल मेडिकल सेंटर से एक फर्जी सर्जन, महिला असिस्टेंट व दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित फर्जी डिग्री के सहारे नर्सिंग होम में पथरी का ऑपरेशन कर रहा था और इनकी लापरवाही से ऑपरेशन के बाद कई मरीजों की जान भी चली गई। देख लीजिए, इसलिए कहता हूं कि डॉक्टरों को भी कहीं दिखाने जा रहे हैं तो देख लिया करिएगा कि कहीं वो फर्जी तो नहीं है, अच्छा है या नहीं है। हाई पावर ड्रिलिंग मशीन पहुंची, बचाव कार्य में आएगी तेजी। यमुनोत्री राजमार्ग पर सुरंग में 4 दिन से फंसे 40 श्रमिकों को बाहर निकालने की उम्मीद अब भी हाई पावर ओवर ड्रिलिंग मशीन पर टिकी हुई है ना, उन्हें निकालने के लिए जो फंसे हुए हैं उन्हीं की बात हो रही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर सालाना $1 अरब खर्च की जरूरत है। 10,000 सेवानिवृत्त विशेषज्ञ शिक्षकों से STEM विषयों में प्रशिक्षण दिलाने का आह्वान। मूर्ति ने कहा कि शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को सम्मान के साथ अच्छा वेतन देना चाहिए। NR नारायण मूर्ति साहब कह रहे हैं, आप देखिए सॉफ्टवेयर की दुनिया के दिग्गज NR नारायण मूर्ति है ना, वही कह रहे हैं। और देखिए एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसमें आप देखते हैं दुनिया के 10,000 सेवानिवृत्त विशेषज्ञ शिक्षकों से STEM यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रतिवर्ष $1 अरब अमेरिकी खर्च करने का आह्वान किया गया है। देखिए शिक्षक अगर अच्छा रहता है तो ये नॉर्मल सी बात है। आप देखते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ शिक्षा मिलेगी, वो आगे बढ़ पाएंगे। वरना आप देखिए सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, बच्चों को इस सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की बजाय माँ बाप घर में बैठा लेते हैं। कॉलेजों की अच्छी स्थिति है लगभग, लेकिन स्कूलों की खराब स्थिति है, प्राइमरी स्कूलों की। और प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष $1 लाख अमेरिकी देना चाहिए। ये आप देखिए मूर्ति ने कहा है कि हमें प्रत्येक सेवानिवृत्त शिक्षक को प्रति वर्ष लगभग $1 लाख अमेरिकी का भुगतान करना चाहिए। इस 20 वर्षीय कार्यक्रम पर प्रति वर्ष $1 अरब अमेरिकी और 20 वर्षों के लिए $20 अरब अमेरिकी का खर्च आएगा। जल्द ही $50 अरब अमेरिकी की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखने वाले हमारे देश के लिए यह कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं है। और आप देखते हैं कि बच्चे कौशलता प्रदान करेंगे और आप देखिए समझदार भी होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो वही कमाएंगे, वही सब आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे शिक्षा मिलेगी तो तभी तो मुमकिन है सब कुछ। क्या लगता है आप लोगों को, शिक्षा के बिना कोई देश तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है? कभी नहीं। शिक्षा मूलभूत जरूरत है एक तरह से। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। नरेश कुमार को मुख्य सचिव के पद से हटाकर निलंबित करने की सिफारिश की गई। मुख्यमंत्री ने सतर्कता मंत्री अतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी। यहां आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी काफी तनातनी चलती रहती है। दिल्ली की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली यहाँ आप देखते हैं कि इसकी राजधानी दिल्ली है ना, और विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। व्यापार मेले में लुभा रही है मध्य प्रदेश की विरासत। महेश्वरी सिल्क व वटीक प्रिंट रानी अहिल्याबाई होलकर के वक्त से तैयार किए जा रहे हैं। टसर सिल्क के कुर्ते के कपड़े की भी खूब मांग हो रही है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। विशेष प्रशिक्षण अकादमी बनाने के प्रस्ताव को दें अंतिम रूप, हाईकोर्ट कराया। दिल्ली सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। लोक अभियोजकों से जुड़ी याचिकाओं पर दिया आदेश है। आप देखेंगे हिंद महासागर क्षेत्र में सभी को सुरक्षा देने वाला देश बने भारत। ये आप देखें फिलिप ग्रीन कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के नई दिल्ली में नए उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने अपना कार्यभार तब संभाला जब दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। वैश्विक कूटनीति में हिंद प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नया आयाम दिया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छे संबंध स्थापित होने की नींव रखी जा चुकी है। रक्षा संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता से आप देखिए इन्होंने बात की हुई तो वही। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे किरण रिजिजू। ये आप देखते हैं कि जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज्जू, इनका झुकाव आप देखेंगे चाइना की तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे ही। निमंत्रण आएगा तो जरूर जाएंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका एक
आए साथ उद्यमियों की पूंजी जुटाने पर सर्वोत्तम व्यवहार को साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक किया जा रही है। वैश्विक निवेशकों की भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है नैसडैक। ग्लोबल साउथ सम्मेलन में होगी वैश्विक विकास से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा। भारत की मेजबानी में कल होगा वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता, होंगे 10 से 30 में, आप देखेंगे। और आप देखते हैं कि इसमें उद्घाटन समापन सत्र देश और सरकार के प्रमुख के स्तर पर होंगे और इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में नेताओं के उद्घाटन सत्र का विषय एक साथ सभी के विकास के लिए सभी के विश्वास के साथ होगा और समापन सत्र का विषय वैश्विक दक्षिण एक भविष्य के लिए एक साथ होगा। इसका G20 की अध्यक्षता भी भारत ने की थी। 80 करोड़ लोगों को दिसंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। ये आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, उसी की बात हो रही है। इसे बढ़ाते जा रहे हैं आगे। ये आप देखते हैं कि 2020 में PMKY शुरू की गई थी। ये पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास में शामिल चीनी युद्धपोतों पर भारतीय नौसेना की नजर। चीन और पाक की नौसेनाएं अरब सागर में कराची तट पर कर रही हैं युद्धाभ्यास। पाकिस्तान में आयोजित युद्धाभ्यास में चीन के युद्धपोत और पनडुब्बी तैनात थे। भारत में नीति उल्लंघन के लिए 2 लाख से अधिक एक्स खातों पर प्रतिबंध लगा है। देखिए, दक्षिण चीन सागर की नाजुक सुरक्षा स्थिति से समुद्री सुव्यवस्था को खतरा है, नौसेना प्रमुख कह रहे हैं। एडमिरल कुमार ने परोक्ष रूप से किया चीन की आक्रामकता का जिक्र। कहा विश्व के साझा हित हिंद प्रशांत को विवादित समुद्र में बदल सकते हैं। एक कमजोर स्थिति में रहकर कोई नहीं ला सकता है शांति, ये धनखड़ उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। या देखिए, दक्षिण चीन सागर की अगर बात करें ना, ये हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण चीन सागर, ये आप लोगों को हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा। सेबी के पास 25,000 करोड़ से अधिक की अवितरित राशि पर चर्चा शुरू। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की डेथ के बाद उठी सवाल। राय को अपने समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का करना पड़ा है सामना और सुब्रत राय पर नियमों को दरकिनार कर लोगों से निवेश कराने का भी आरोप लगा। नियामक ने एक आदेश में कहा था कि सहारा की 2 कंपनियों ने उनके नियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कुल 25,163 करोड़। सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में वापस की 138 करोड़। ये आप देखें, बड़ा संघर्ष भरा इनका जीवन रहा। एक समय आप देखिए स्कूटर से नमकीन बेचने का काम करते थे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है, सेबी की, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए, राजनीति की खबरें हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कुछ भी बोल देना चलता रहता है। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये खबरें तो महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। नेताओं के बयान तो महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अब नेताजी कुछ भी कर सकते हैं, देखिए। और हमारे देश में चुनाव हो और धर्म की जाति की राजनीति ना हो, मुझे लगता है कि ये समय ये हो ही नहीं सकता है। आप देखेंगे और हमारे देश की राजनीति अवसरवादी हो चुकी है। आप देखेंगे एक दिन में ही कई पार्टियां बदल देते हैं नेता, अपने हित उन्हें स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तो ये पंपोर में कश्मीरी हिंदू के अंतिम संस्कार में साथ खड़े रहे मुस्लिम। ये आप देखिए, इस तरह की हमारे देश में संस्कृति थी कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। आप देख रहे हैं सब खाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरह की तस्वीर आती है तो बड़ी अच्छी बात होती है। भारत की पहचान किससे है? आप देखिए, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, एकता से रहते हैं। महाराष्ट्र में तट पर पहुंचे व्हेल के बच्चे को 40 घंटे की मशक्कत के बाद समुद्र में छोड़ा गया। ये 35 फुट लंबा व्हेल का बच्चा गणपतिपुले समुद्र तट पर फंस गया था। ये
छात्रा के लिए छुट्टी के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सुनवाई, कल दे सकेगी परीक्षा। कम उपस्थिति के आधार पर परीक्षा में बैठने से किया था वंचित। एमएटी विश्वविद्यालय की छात्रा की याचिका चीफ जस्टिस ने सुनी है। इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन में आधुनिक हथियारों का डेमो। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित इन्फेंट्री कमांडरों के 37वें सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले म्यूल रोबोट प्रदर्शित किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लगाएगा कैंप। शिविर के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के 40 से अधिक लंबित मामलों की होगी सुनवाई। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे आप लोग क्या कहते हैं, NHRC की बात हो रही है, शॉर्ट में आप लोग इसे कह देते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आपको। इसमें आप लोगों को 2 सवाल बताना है। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हो गई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये जो आप देखते हैं कि ह्यूमन राइट एक्ट 1993 था ना, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। इसमें इस बार 19.61 लाख से अधिक यात्री पहुंचे केदारनाथ। ये आप देखते हैं कि यात्रा होती है तो हमारे कई क्षेत्रों को मजबूती मिलती है और आप देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिलता है। वायुविद्य मार्क्सवादी नेता एन संक्रेय की डेथ हो गई है। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और अब देखिए 1967, 1977 और 1980 में 3 बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए। 1977 1980 में विधानसभा में CPI के नेता भी रहे हैं। CPI का आप देखते हैं कि कम होता जा रहा है जनाधार। कैंसर पीड़ित बच्चों के नए घर में माता पिता को भी मिला आश्रय। नोएडा में उपचाररत दूसरे प्रदेशों के बाल रोगियों संग अभिभावक की रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था। अच्छी बात है, इस तरह की आप देखेंगे। आप लोगों के लिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण रहते हैं। ये आप देखेंगे अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों को पॉइंट मिल जाते हैं। आंसर राइटिंग आप देखेंगे, निबंध लिखे, आंसर लिखे, हर जगह मदद पहुंचती है, आपको मिलती है। इंटरव्यू में आप लोगों को मदद मिलती है यहाँ से। तो राजनीतिक संस्कृति और आधी आबादी, इसमें आप देखेंगे अगर हम बात करें तो राजनीति में महिलाओं को लेकर फिलहाल 3 मुद्दे चर्चा में हैं। और एक बात आप देखिए, महिलाओं को अगर अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप देखिए आधी आबादी को हम लोग वंचित रखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। और एक बात और आप जानते हैं कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उनका समाधान हो सकता है। इसे कोई अगर बेहतर तरीके से जानता है, उनका समाधान कर सकता है, तो वो महिलाएं हैं। राजनीति में महिलाओं को लेकर फिलहाल 3 मुद्दे चर्चा में। विधायिका में महिलाओं को आरक्षण का संविधानिक संशोधन, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा पैसे लेकर प्रश्न पूछने का प्रकरण और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी। भारतीय समाज महिलाओं को लेकर संवेदनशील है और सार्वजनिक जीवन में जनता महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार को अपमानजनक एवं अस्वीकार पाती है। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है। राजनीति में उनकी प्रभावशीलता स्वयं सिद्धि है और 3 दशक वर्ष पूर्व 1992 में भारत दुनिया का पहला लोकतंत्र बना, जहां पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में सभी स्तरों एवं सभी पदों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए। संसद के पिछले विशेष सत्र में संविधान की 106वें संशोधन के माध्यम से नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की का स्वागत योग्य पहल मोदी सरकार द्वारा की गई, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया। महिलाओं से जुड़े ये तीनों मुद्दे वास्तव में भारतीय राजनीति की 3 प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हैं। और देखिए मुझे ये दिखावा लगता है, आप देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, देखिए इसलिए आप देखेंगे अगर आपको महिलाओं की इतनी हित देखना है, इतनी चिंता है, अब आपने कानून बना दिया, कब लागू होगा। और दोनों सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, सभी दिखावा करते हैं। आप अपनी पार्टी में जब विधानसभा के चुनाव वितरित कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और टिकट दे रहे हैं, तो उसमें भाई 33% आप महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, आपको कानून लाने की जरूरत ही ना पड़ती।
लेकिन आप नहीं करना चाहते, आप बस दिखावा कर देते हैं। तो यही रहता है। विधायिका में आरक्षण महिला सशक्तिकरण की ओर इंगित करता है। सभी का मानना है कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आदि अवरोधों के चलते महिलाओं का चुनाव लड़ना और सफल होना पुरुषों की अपेक्षा कठिन है। आरक्षण द्वारा आप देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं में उनका स्पेस सुरक्षित किया गया है। भारत में 14-15% के मुकाबले वैश्विक स्तर पर जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं का औसत 24% है, लेकिन नई पहल के माध्यम से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आने की स्थिति में आ गया। अब आप देखिए लागू कब होगा, वही देखने लायक होगा। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, अब लागू हो जाए जल्दी, और जल्दी महिलाओं को उनके लिए सीटें आरक्षित होने लगे। और यह सही है कि कुछ प्रक्रियात्मक बाध्यताओं के चलते इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसका मूर्त रूप लेना असंभव भी है। और आप देखते हैं कि इस बीच एक सवाल यह भी है कि पंचायतों निकायों में महिलाओं को मिले आरक्षण के 30 वर्ष बाद भी क्या महिला स्वायत्त रूप से में राजनीति कर पा रही है, और उनके घर परिवार के पुरुष ही उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये भी आप लोग देखते होंगे, अपने आसपास भी देख लेते होंगे कि जीत महिला जाती है चुनाव, लेकिन पूरी राजनीति चलाता कौन है, पुरुष चलाता है। नाम के लिए उनके वो चुनाव लड़ती हैं। और आप देखते हैं ग्रामीण और शहरी स्तर पर तो यह चल गया, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर यह नहीं चलेगा। वहां हमें राजनीति के प्रति समर्पित योग्य एवं कुशल महिला राजनीतिज्ञ चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आगामी एक दशक के दौरान प्रत्येक विधानसभा और आप देखिए लोकसभा क्षेत्र में कुछ महिलाओं को अभी से तैयार करना होगा। वर्ष 2026 की बात होने वाली जनगणना परिसीमन के बाद लोकसभा में करीब 200 सीटें बढ़ सकती हैं। और आप देखिए वहीं यह लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में पर भी 33% आरक्षण लागू किया जाता है, तो 181 सीटें लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। और इस कानून में के अमल में आने से जहां लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, वहीं उनके लिए सदन के भीतर अभी व्यक्तिमूलक, भाषाई और व्यवहार मूलक चुनौतियां भी बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखिए अनुच्छेद 105(2) के अनुसार सांसद और अनुच्छेद 194(2) के अनुसार विधायकों को अपने सदन में कुछ भी कहने पर उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। समाज में जिस प्रकार आप संस्कृति का प्रसार हुआ है और उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों के कार्य कथन चिंतन को खूब प्रभावित किया है। इसलिए आप देखिए इस पर ध्यान देना होगा कि अनैतिक, गैर कानूनी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त कोई भी जनप्रतिनिधि महिला कवच का प्रयोग कर कानून के शिकंजे से ना बचने पाए, ना ही किसी महिला सांसद या विधायक को किसी पुरुष सांसद या विधायक द्वारा अपमानित या आहत किया जा सके। इसके लिए समग्र राजनीतिक संस्कृति को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत होती है। जब तक महुआ मोइत्रा प्रकरण की बात है तो वह यही संकेत करता है कि राजनीति में आने वाली महिलाओं का प्रयोग, उपयोग या दुरुपयोग राजनीतिक, औद्योगिक, व्यवसाय, व्यापारिक, समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्व भी कर सकते हैं। गैर कानूनी काम करने पर संविधान स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेद नहीं करता है। महिलाएं भी अपराध करती हैं, उन्हें भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और न्यायिक तंत्र उन्हें दंडित भी करता है। ऐसे में क्या किसी महिला को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने विरुद्ध की जाने वाली जांच को महिला सम्मान विरोधी बताकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ कर उसका वीजा लाभ लेने की कोशिश करे। एथिक्स समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के बजाय मोइत्रा ने समिति के अध्यक्ष पर ही आरोप लगाकर उनका बहिष्कार कर दिया। यह चिंता की बात है कि समिति के सदस्य दलीय आधार पर मोइत्रा के पक्ष विपक्ष में विभाजित हुए और उसकी कार्यवाही सार्वजनिक की, और जबकि संसदीय समितियां दलगत राजनीति से उठकर काम करती हैं। नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में उनका व्यक्तिगत जीवन भी सार्वजनिक हो जाता है। और नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस भाषा और भाव भंगिमा में महिलाओं की यौन शिक्षा पर वक्तव्य दिया है, वह राजनीति में भाषाई मर्यादा और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील की पराकाष्ठा को इंगित करता है। जब किसी राज्य के मुखिया की भाषा, सोच और अभिव्यक्ति का ऐसा स्तर है तो उसके सहयोगियों की मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। और आप देखिए उस वक्तव्य के लिए नीतीश कुमार चाहे कितनी भी माफी मांगे, लेकिन महिलाओं के प्रति उनके अबद्ध और अश्लील शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। वैसे यह उदाहरण किसी एक नेता या दल पर ही लागू नहीं होता। यह बीमारी बेलगाम है। राजनीतिक संस्कृति में जो गिरावट पिछले 75 वर्षों में आई है, यदि राजनीतिक दलों ने उस पर आप देखते हैं कि लगाम लगाने का प्रयास नहीं किया, तो महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के बावजूद न केवल हमारे लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाएगा, अपितु लोकतंत्र में जनता की आस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका नाम है डॉक्टर AK वर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। प्रदूषण के खिलाफ हो सामूहिक पहल।
भगवान ने तो दिल्ली एनसीआर वालों की प्रार्थना सुन ली और दिवाली से पहले बारिश से हवा कुछ बेहतर बना दी। पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबंध और सरकारी निर्देशों को धत्ता बताकर दिवाली की रात चलाए गए पटाखों ने दिल्ली एनसीआर के AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को फिर से घातक स्तर पर पहुंचा दिया। आखिर हम सेहत को जोखिम में डालने की नादानी क्यों कर रहे हैं? वायु प्रदूषण नियंत्रण में नाकाम दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पटाखों का ठीकरा पड़ोसी राज्य की भाजपा सरकार के सिर फोड़कर उनकी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस को भी पटाखेबाजी के पीछे भाजपा की सह नजर आती है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पटाखे चलाने वालों पर गर्व व्यक्त किया है। मैं कह रहा हूं ना कि ये नेता चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं, एक दूसरे पर आप देखते हैं प्रत्यारोप आरोप करते रहते, कोई उसका आप देखते हैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। दशहरे के पहले ही दिल्ली एनसीआर के निवासियों की सांसों पर जो संकट गहराता है वह दिवाली के बाद तक बना रहता है। सालों में से दिल्ली एनसीआर निवासी सर्दियों की आहट के साथ ही महीने भर से भी ज्यादा समय जहरीली हवा में सांस लेते हैं, मगर सत्ताधीशों से कुछ तत्कालीन राहत वाली पाबंदियों और आश्वासनों के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिलता है। दशहरा की सुबह दिल्ली का AQI 303 पहुंच गया। AQI 301 पहुंचते ही हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाती है। दिवाली से पहले ही दिल्ली समेत एनसीआर के कई शहरों में AQI 400 के पास चला गया। परंतु देश की राजधानी में विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करने वाली आप सरकार पूर्ण निर्धारित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान गैप के मुताबिक पाबंदियां लगाने के सिवाय कुछ करती नहीं दिखी। ये पाबंदियां वायु प्रदूषण का पर कम जन जीवन पर ज्यादा भारी पड़ती हैं। और 10 साल से दिल्ली में आप सरकार है, मगर वह ना तो आग लगने पर कुआं खोदने की मानसिकता से उभर पाई है और ना ही अपनी नाकामी के टकरा दूसरों के सिर फोड़ने की राजनीति से। दिल्ली वासियों को गिने चुने दिन ही स्वच्छ हवा नसीब होती है, वरना तो वे अस्वास्थ्यकर हवा में ही सांस लेने को अभिशप्त है। यही विडंबना उत्तर भारत के अधिकांश शहरों की है। 0 से आप देखिए 50 AQI तक की हवा ही स्वच्छ होती है और इसके बाद आप देखिए 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब, 401 से 500 AQI वाली हवा गंभीर श्रेणी में आती है। इस साल 10 सितंबर को ही दिल्ली में AQI 45 रहा, वरना 14 जून को ही भी हवा खराब श्रेणी में थी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ चेताते रहे दिल्ली एनसीआर और देश के अन्य इलाकों की जहरीली हवा स्वास्थ्य संबंधी रोग बढ़ा रही है, जिनसे फेफड़ों में इन्फेक्शन की ही नहीं कैंसर तक हो सकता है। इसके बावजूद दम घुटू हवा का दोष पराली और पटाखों के सिर मढ़कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली जाती है, तो उसे संवेदनहीनता और निष्क्रियता की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक वायु प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और राजनीतिक लड़ाई हमेशा नहीं चल सकती है। आपको पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाते हुए प्रदूषण नियंत्रण के कारगर कदम उठाने ही होंगे। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकारों को पराली जलाने पर तुरंत रोक के आदेश भी दिए। पर पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर डाटा से वहां लगातार पराली जलाए जाने की पुष्टि हुई है, मगर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकारों पर दोषारोपण करने वाली दिल्ली सरकार इस पर मौन है। बेशक आप देखेंगे कि पराली को जलाने से रोकने के लिए सरकारों को किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ व्यवहारिक कदम उठाने होंगे, लेकिन हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में उस दिशा में गंभीर पहल नहीं की गई है। चूंकि दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के अन्य शहरों के वायु प्रदूषण में पराली और पटाखों का योगदान अवधि और मात्रा की दृष्टि से सीमित है, इसलिए अन्य स्थायी कारणों का निदान जरूरी है। भूविज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च पेपर के अनुसार वायु प्रदूषण में 41% हिस्सेदारी वाहनों की है। भवन निर्माण आदि से उड़ने वाली धूल 21.5% के साथ दूसरे स्थान पर। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 30 सालों में वाहनों से होने वाली प्रदूषण 3 गुना बढ़ गया है। फिर भी आप देखिए मेट्रो के धीमे विस्तार के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। परिवहन विभाग का ही आंकड़ा है कि दिल्ली के में 17 लाख वाहन बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के दौड़ रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली नरक से भी बदतर हो गई है। लगता है कि उसके बाद भी कुछ बदला है और संकट की गंभीरता का तकाजा है कि सरकारी तंद्रा छोड़कर जनता को जहरीली हवा से राहत दिलाने के लिए बारिश और तेज हवा का इंतजार करने के बजाय खुद कुछ ठोस कदम उठाए तथा भविष्य के लिए भी दीर्घकालिक नीतियां बनाए। यह काम उत्तर भारत की सभी सरकारों को करना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण अब केवल दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है। लेखक वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक है, इनका नाम है राजकुमार सिंह, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है।
और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ऊर्जा, एक कॉलम अच्छा लिखा जाता है। भक्ति, भक्ति के बिना जीवन का उद्धार संभव नहीं। ईश्वर की कृपा जब होती है तभी भक्ति करने का अवसर मानव को मिलता है। पढ़ लिया करिएगा भैया। ये आप देखिए दुर्घटनाओं को निमंत्रण, सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही किस तरह जानलेवा सिद्ध हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण किश्तवाड़ से जम्मू आ रही बस के गहरी खाई में गिरने से 35 से अधिक लोगों की मौत हुई है। और इस तरह की लापरवाही हर दिन होती है। अड़ियल रुख, किसान संगठन क्या इस बात से अनभिज्ञ है कि खेतों में पराली जलाने से पर्यावरण और भूमि की उर्वरता को कितनी क्षति होती है। एक आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारे देश में किसानों की हालत कितनी बुरी है, ये किसी से छुपी नहीं है। और आप देखते हैं किसान जो पराली जलाते हैं ना, जो अवशेष बचते हैं फसलों के, उनसे प्रदूषण फैलता है। आप देखते हैं स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। जो किसानों की जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ होती है, उनकी उपजाऊपन घटता है, एक तरह से उर्वरकता घटती है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं किसानों के पास, इसमें कहते हैं सरकारों को भी आगे आना चाहिए, इससे वो खाद में बदला जा सके, पराली को किसी और क्षेत्र में उपयोग किया जा सके। महिलाओं के प्रति समाज की जिम्मेदारी को केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटने और उसके निस्तारण के बारे में राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। बीते दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी है। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिया कि वह सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में शौचालय का राष्ट्रीय मॉडल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्यों में सैनिटरी नैपकिन बांटने की लागू योजना पर भी विधिवत विचार करें। दरअसल याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मासिक धर्म स्वच्छता का मुद्दा उठाते हुए स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटने और सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने की मांग की थी। कई लड़कियां हर महीने मासिक धर्म के कारण स्कूल नहीं आ पाती। मासिक धर्म के दौरान पर्याप्त सफाई न रखने से संक्रमण जैसे कई खतरे बढ़ जाते हैं। आज भी आप देखिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी नैपकिन के बजाय पुराने कपड़े का प्रयोग करती हैं, जिससे उन्हें कई गंभीर बीमारियों तक हो जाती हैं। मासिक धर्म के दौरान कुछ परिवारों की दकियानुसी सोच के कारण भी लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। रूढ़िवादी और आप देखिए संकुचित मानसिकता के चलते उनके साथ उन दिनों अछूते जैसे व्यवहार किया जाता है। कई बार मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने पर भी उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, जिसके कारण उनका हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, वह एनीमिया की शिकार हो जाती है। ऐसे में सरकार के साथ साथ हमें भी अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए आगे आना होगा। महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करने के साथ ही उनके परिजनों को भी सचेत करना होगा। उन्हें शिक्षा का महत्व समझाना होगा। मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाना होगा। महिलाओं को निःशुल्क एवं सस्ते दामों पर सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराने पर भी जोर देना होगा। नैपकिन और मासिक धर्म में प्रयोग होने वाली चीज़ों के ठीक से निस्तारण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। छात्राओं को बताना होगा कि मासिक चक्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें शर्म करने की बात नहीं है, और उन्हें इस विषय पर संकोच छोड़कर बात करना सिखाना होगा। और इससे न केवल आधी आबादी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी बल्कि देश का भविष्य भी मजबूत होगा। और देखिए अब किताबों में भी आप देखिए प्राइमरी शिक्षा से शामिल करने की बात हो रही है, शिक्षा में शामिल करने की बात हो रही है। और आप देखते हैं इस तरह के टॉपिक पर अभी भी आप देखते हैं बातें होती हैं तो लोग शर्माते हैं और इसका भुगतान भी करना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी ये आप देखिए यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम टिप्पणियां रहती हैं, देख सकते हैं। विश्व में अभी कायम रहेगी ऊंची ब्याज दर, ऐसे व्यापक संकेत दिख रहे हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की दस्तक को इंगित कर रहे हैं। इस बीच हमारी लिए अच्छी बात यह है कि भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। कृषि और सहायक गतिविधियों में तेजी बनाए रखने के साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए देश के आर्थिक हित संरक्षित होने से भारत ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा है। साथ ही विश्व में कायम ऊंची ब्याज दरों के बावजूद अपनी ब्याज दर कम करते हुए भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। दिवाली ने ही देश को आर्थिक ताकत दी है। चलिए देखते रहा करिएगा ये। और आप देखिए भाग्य बलवान तो स्वान होना भी वरदान, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। दमदार दिखा लाडली बहना का शोर। ये मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि 1000-1200 रुपये मिलते हैं ना उन्हीं की, और इसीलिए आप देखें बीजेपी को फायदा होता हुआ यहाँ दिख रहा है। सबको अपना दायरा पता चल गया होगा। ये आप देखते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बीच जो टकराहट देखने को मिलती है ना, उसी की बातें हो रही हैं। निर्यात के मोर्चे पर खुशखबरी, अक्टूबर में 6% बढ़ा, 33.57 अरब डॉलर रहा वस्तु निर्यात। 30 प्रमुख क्षेत्रों में से 22 में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। आयात में भी हुई बढ़ोतरी। अक्टूबर में व्यापार घाटा पिछले साल के 26.31 अरब डॉलर के मुकाबले बढ़कर आप देखिए
$46 अरब रहा। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात अभी भी पिछले साल के मुकाबले 7% कम है और इनके निर्यात में हुई वृद्धि। इसमें लोहे हो गया, मांस हो गया, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, फार्मा इलेक्ट्रॉनिक सामान, कालीन, प्लास्टिक, समुद्री और इंजीनियरिंग सामान शामिल है इसमें। और आप देखिए $28.7 अरब रह सकता है सेवा निर्यात और 0.8% की दर से बढ़ेगा वैश्विक व्यापार 2023 में WTO के मुताबिक। WTO के बारे में याद रखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखना चाहिए। WTO हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना आप देखेंगे 164 मेंबर है इसमें। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का निर्यात शीर्ष 10 गंतव्यों में से 6 में घट गया है। ये आप देखिए, चालू वित्त वर्ष में पहले 7 माह में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, जर्मनी, बांग्लादेश और सऊदी अरब को वस्तुओं के निर्यात में गिरावट आई। हालांकि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड को होने वाले निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। चीन को निर्यात बढ़कर $8.92 अरब रहा, जो पिछले साल इसी अवधि में 8 ये आप देखते हैं कि $85 अरब था। भारत के आयात के 10 प्रमुख स्रोतों में स्विट्जरलैंड शामिल है। वहां से आयात $13.97 अरब रहा, जो एक साल पहले अप्रैल अक्टूबर में आप देखिए $10.48 अरब था। रूस से आयात आप देखिए 64% बढ़कर $36.27 अरब रहा। ये आप देखिए, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं आप लोग। चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य से अधिक रहेगा प्रत्यक्ष कर संग्रह, एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कह रहा है। ESIC ने सितंबर में आप देखिए 18.88 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। बजाज फाइनेंस को कर्ज वितरण रोकने का निर्देश। 2 साल के निचले स्तर पर ब्रिटेन की महंगाई दर। ONGC लगाएगी 2 पेट्रो रसायन संयंत्र। वैश्विक बाजार में तेजी के बीच सेंसेक्स 742 अंक चढ़ा। 231 अंकों का उछाल दर्ज किया गया निफ्टी ने। और ये आप देखते हैं नंबर बंद करने के लिए ट्राई के नाम पर धोखाधड़ी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी। 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अर्थव्यवस्था सही सह पर रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत शिपिंग बीमा कंपनी का गठन करेगा। ये आर्थिक गलियारे पर इजराइल हमास संघर्ष का पड़ेगा असर, वो पड़ भी रहा है। ये लद्दाख में पाई जाने वाले सीबकथार्न फल को मिला GI टैग। पश्मीना खुबानी लकड़ी पर नक्काशी को मिल चुकी है विशिष्ट पहचान। देख रहे हैं, ये इसी की बात हो रही है। ये बिहार में आरक्षण के हस्ताक्षर के साथ मिलने लगेगा नया आरक्षण। विधानसभा ने राजभवन में भेजी विधेयकों की प्रतियां और विधि विभाग की सलाह भी भेजी गई। तुरंत प्रभावी हो कानून। ये आप देखेंगे, देखिए जब कोई विधेयक पास होता है तो फिर राष्ट्रपति, केंद्र में आप देखें राष्ट्रपति के पास जाता है और राज्यों में राज्यपाल के पास जाता है और वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वो कानून बन जाता है। बिक्री का समझौता स्वामित्व का अधिकार हस्तांतरित नहीं करता। विशेष अनुमति याचिका पर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। वहां आप देखें गाजर और इजराइल के बीच काफी चल रहा है। हमास पर कार्रवाई के समर्थन में अमेरिका में बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा है। आप देखिए, 2 धड़ों में बटी हुई है दुनिया। कुछ लोग आप देखते हैं इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, कुछ हमास के साथ खड़े हुए हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। दिवाली पर न्यूयॉर्क स्कूलों में भी रहा करेगा अवकाश। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कानून पर किए हस्ताक्षर। भू राजनीतिक वास्तविकताओं के बोझ से दबी है सुरक्षा परिषद। भारत कह रहा है इसकी प्रासंगिकता की बहाली की जरूरत। प्रतीक माथुर कह रहे हैं ब्रिटिश NSA से सार्थक बातचीत हुई। जयशंकर साहब विदेश मंत्री हमारे कह रहे हैं। इमरान समर्थकों पर सैन कोर्ट में सुनवाई के पक्ष में पारित प्रस्ताव पर सीनेट में हंगामा। ये आप देखें, PMLA नवाज समेत 3 पार्टियों ने इसके तत्काल वापस लेने की मांग की है। और आप देखते हैं इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है ना, गूगल CEO सुंदर पिचाई दूसरी बार कंपनी का बचाव करने कोर्ट पहुंचे हैं। देखिए, कोर्ट में पिचाई ने गूगल प्ले स्टोर के व्यावसायिक तरीकों का बचाव किया है। इसमें यूक्रेन से निकाले गए भारतीय छात्रों ने शुरू की मेडिकल की पढ़ाई। उज्बेकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला है। यूक्रेन रूस में भी युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने रवांडा प्रवासी योजना को गैर कानूनी घोषित किया है। ऋषि सुनक सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि अगले कदम पर कर रहे हैं बेचारे।
एक शरण चाहने वाले प्रवासियों को रवांडा भेजे जाने की सरकार की योजना गैरकानूनी है। चुनाव से पहले बुधवार को आया यह फैसला सुनक सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सशक्त समूहों का दावा, म्यांमार सेना की बटालियन ने किया आत्मसमर्पण। ये आप देखिए यहाँ भी उठापटक चल रही है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है हमारी। बांग्लादेश में 7 जनवरी को होगा आम चुनाव। ये आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है हमारी। उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व जोखिम भरा है, कार्ल मेहता कह रहे हैं। क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क के प्रमुख ने जताई चिंता, का इसमें कम करना होगा, इसे कम करना होगा। ये आप देखिए क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। कई बार हम लोग बात की है। एक खेल का क्षेत्र है, फाइनल होने दीजिए, हम लोग देखेंगे जरूर इसे, आपको बताएंगे क्या हाल है। आप तो एक एक बॉल देख रहे हैं अभी। इशारों से नियंत्रण हथेली पर एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है आजकल। आप देख रहे हैं कि ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। स्मार्टफोन जैसी सुविधाओं वाले नए फीचर फोन। प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार के विजेताओं के नाम घोषित किए गए। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 6 लोगों को प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने का घोषणा की है। विजेता 6 श्रेणियां इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, मानविकी, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में चुने गए हैं। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर विज्ञान के लिए आईआईटी कानपुर में सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सचिदा नंद त्रिपाठी को चुना गया। ह्यूमैनिटीज मानविकी के लिए आप देखिए साइंस गैलरी बेंगलोर के संस्थापक निदेशक जानवी फाल्के को चुना गया। लाइफ साइंस जीवन विज्ञान के लिए आईआईटी कानपुर में बायोलॉजिकल साइंस एवं बायो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को पुरस्कार दिया गया। गणितीय विज्ञान के लिए मैथमेटिकल साइंस के क्षेत्र में यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी एंड प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में फंड होल्ज संयुक्त पुरस्कार भार्गव भट्ट को प्रदान किया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस बार मुकुंद थाई को इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर करुणा मंतेना का नाम तय किया गया। प्रत्येक श्रेणी में आप देखिए पुरस्कार के तौर पर 1 स्वर्ण पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। पुरस्कार 13 जनवरी को प्रदान किए जाएंगे। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान वेनेरा 3 का किया प्रक्षेपण। 1965 में आज ही सोवियत संघ ने वेनेरा 3 लॉन्च किया। यह किसी अन्य ग्रहों पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। तकनीकी समस्याओं के कारण यह कोई भी डेटा पृथ्वी पर वापस नहीं भेज सका। किसी अन्य ग्रह से पृथ्वी पर डेटा भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान वेनेरा 7 था। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा के रूप में यूनेस्को की स्थापना। 1945 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा के रूप में यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना है। बच्चों पर विशेष फोकस है। इसका मुख्यालय पेरिस में देखने को मिलेगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले एशिया के पहले तैराक थे मेहर सेन। तैराक मेहर सेन का जन्म 1930 में आज ही के दिन बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। कानून के में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने। 1966 में एक वर्ष में 5 महाद्वीपों के सागर पाक, जलमरू, डार्डनेल्स, बॉस्फोरस, जिब्राल्टर और पनामा नहर को तैरकर पार करने वाले एकमात्र व्यक्ति बने और इसने उन्हें दुनिया की सबसे महालंबी दूरी के तैराक के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाई। 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। 10 घंटे की अवधि में खाए और 24 घंटे उपवास रखें। वजन नियंत्रण के लिए किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में हुआ शोध और प्रस्तुत की गई नई थ्योरी। भोजन करने की अवधि सीमित करने से भूख, मूड, नींद में होता है सुधार। नया फॉर्मूला, पहला कॉल सुबह 9 बजे तो आखिरी शाम 7 बजे। हर वक्त खाने की जरूरत नहीं है। 3 सप्ताह तक किया गया ये मॉनिटर। खाने के समय में बार बार बदलाव से बढ़ता है वजन। रिसर्च होती रहती है। नींद विकार से बढ़ सकता है हृदय की अनियमित धड़कन का जोखिम। समुद्र तटीय कटाव से जूझ रहा है बेनिन। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न दुष्प्रभावों के बीच पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र बेनिन समुद्री तट कटाव से बुरी तरह जूझ रहा है। यह देश वर्ष 2002 से अब तक कई किलोमीटर लंबी तट रेखा खो चुका है, देख रहे हैं। और तटीय समुदायों को समुद्री कटाव से बचाने के लिए बेनिन की सरकार ने भारी धनराशि भी खर्च की है, लेकिन तटीय कटाव को रोकने में उसे अभी संघर्ष करना पड़ा।
पड़ रहा है। और यह दृश्य यहाँ कोटोनाऊ शहर का है, और जहाँ तटीय कटाव से बचाव के लिए सुरक्षात्मक संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार वेनिन प्रतिवर्ष अपना तटरेखा का लगभग 10 मीटर भाग खो देता है। इसे बचाने के लिए दुनिया भर के पर्यावरणविदों द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है इसका। 83,000 पाउंड में बिका टाइटैनिक का रात्रि भोज मेनू। 1912 में अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की बात जुड़ी छोटी सी छोटी चीज भी किसी ऐतिहासिक धरोहर से कम नहीं है इसकी। पहली यात्रा में डूब गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग।